जय हिंद दोस्तों, कैसे शुरू उम्मीद करते हैं समझता होंगे अपने शिकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। 7 सितंबर 2026 के एग्जाम हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर 2026 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मिले हुए साक्ष्यों पर पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में है अनाज और हड्डियां। सूची 2 में दिया गया पूरा स्थल, ज्वार बाजार, मवेशी भेड़ बकरी सूअर, गेहूं और दलहन, मिट्टी पर खुरों के चिन्ह, चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। पूरा स्थल में है गुफकराल कश्मीर, महागढ़ा उत्तर प्रदेश, हल्लूर आंध्र प्रदेश, कोल्डीवा उत्तर प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 1 से 2 क्वेश्चन मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिले हुए साक्ष्यों का पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। चलिए यहां पर मिलान करते हैं। अनाज और हड्डियां पूरा स्थल, ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सूअर, तो इसका संबंध होगा हल्लूर आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो ए का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। ए का संबंध तीसरे से है, जो कि यहाँ से सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। गेहूं और दलहन, गेहूं और दलहन का संबंध है गुफकराल कश्मीर से, यानी बी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। बी का संबंध यहाँ पर चौथे से दिया गया है। सी ऑप्शन भी गलत हो गया। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह, मिट्टी पर खुरों के चिन्ह का संबंध है महागढ़ा उत्तर प्रदेश से। सी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, यह संबंध है कोल्डीवा से। डी का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है। कोल्डीवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था? उनका सिर उत्तर की ओर होता था। लोथल, गुफकराल, मेहरगढ़, इनाम गांव। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था? उनका सिर उत्तर की ओर होता था। वह है इनाम गांव। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इनाम गांव। इनाम गांव की विशेषता की बात कर लें, इनाम गांव सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जहां वयस्कों को गड्ढों में सीधा लिटाकर सिर उत्तर की ओर करके दफनाने की प्रथा थी। इनाम गांव भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी पर स्थित है। इनाम गांव किस नदी के तट पर स्थित है? यह जो है घोड़ नदी के तट पर स्थित है और यह 3600 से 2700 वर्ष पूर्व बसा था। इनाम गांव 3600 से 2700 वर्ष पूर्व, 2700 वर्ष पूर्व यह गांव बसा था, इनाम गांव। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कार्ड आर को पढ़िए। अभिकथन ए कह रहा है, सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहती थी। कार्ड आर है, करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य हैं लेकिन आर असत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कार्ड आर को पढ़िए। अभिकथन ए है, सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहती थी। तो अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है, करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। तो यह भी सही होगा और व्याख्या भी सही कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ए और आर दोनों सत्य है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। बड़े साम्राज्यों को संसाधनों और सेना की जरूरत होती थी जिसके लिए कर संग्रह आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तुकला के संबंध में सही नहीं है? मेहराब के मध्य में डाट यानी अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देते हैं। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। पितरा धूरा को ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पर अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीक थी। फोर्थ ऑप्शन है, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। कौन सा ऑप्शन राइट है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तुकला के संबंध में सही नहीं है? मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देते थे, यह बात सही होगा। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, यह भी कथन सही है। पितरा धूरा को ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीक थी, यह बात जो है गलत है। पूछा है सही नहीं है तो वह है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था, यह भी कथन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के दौरान तंजावुर और उरेयूर में कौन से समुदाय के बुनकर लोग मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? पाठशाली, देवांग, पड़िका, सलिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चोल वंश के दौरान तंजावुर और उरेयूर में कौन से समुदाय के बुनकर लोग मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? तो वह है सलिया समुदाय। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सलिया। चोल काल में मंदिर के झंडों के लिए कपड़ा बनाने का कार्य एक विशिष्ट बुनकर समुदाय कार्य करता था, तो वह है सलिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन समय काल में विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां थी जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। सूची 1 और सूची 2 को वस्तुओं को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है व्याकरण तथा काव्यशास्त्र, कहानी सुनना, विशिष्ट शैली, लघु चित्र। सूची 2 में दिया गया रसमंजरी, लीला तिलकम, कथक, घराने। सही विकल्प का चयन कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इस बार सीट के एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आएंगे एसएसटी में। एसएसटी में यहाँ से 50 से 55 क्वेश्चन तक एग्जाम में सही करके आएंगे, ये पूरी गारंटी है। क्वेश्चन कह रहा है मध्ययुगीन समय काल में विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां थी जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। व्याकरण तथा काव्यशास्त्र, व्याकरण तथा काव्यशास्त्र का संबंध होगा लीला तिलकम से, यानी ए का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। ए का संबंध दूसरे से है, पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत हो गया। कहानी सुनना, कहानी सुनना का संबंध होगा कथक से, बी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। विशिष्ट शैली, विशिष्ट शैली का संबंध है घराने से, सी का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है। लघु चित्र का संबंध है रसमंजरी से, डी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बी ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों का उनके क्षेत्रों जहां वे मूल रूप से रहते हैं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है खोखर, लंगाह, अरघुन, बलोची, गद्दी। सूची 2 में दिया गया है मुल्तान और सिंध, पश्चिमी हिमालय, पंजाब, उत्तर पश्चिम। सही विकल्प का चयन कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए मिलान करते हैं। खोखर का संबंध होगा पंजाब राज्य से, खोखर का संबंध यहाँ पर जो है पंजाब से है। ए का संबंध यहाँ पर तीसरे से है, ए का संबंध तीसरे से। दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत हो गया। खोखर जनजाति 13वीं 14वीं शताब्दी में पंजाब क्षेत्र में प्रभावशाली थी। वहीं लंगाह और अरघुन, इसका संबंध होगा मुल्तान और सिंध से। बी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है, बी का संबंध पहले से, यहाँ पर बी का संबंध 4 से दिया गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। लंगाह और अरघुन जनजातियां मुल्तान और सिंध क्षेत्रों में मुगलों से पहले हावी थीं। बलोची, बलोची का संबंध है उत्तर पश्चिम से, सी का संबंध यहाँ पर जो है 4th से है, सी का संबंध 4th से है। बलोची जनजाति उत्तर पश्चिम भारत के बड़े और शक्तिशाली समूहों में से एक थी। और वहीं गद्दी का संबंध है पश्चिमी हिमालय से, डी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है, डी का संबंध दूसरे से। गद्दी एक चरवाहा जनजाति थी जो पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में रहती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नील के काश्तकारों की समस्याओं और नील विद्रोह पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कार्ड आर को पढ़िए। अभिकथन ए कह रहा है 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। कार्ड आर है वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? नील के काश्तकारों की समस्याओं और नील विद्रोह पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कार्ड आर को पढ़िए। अभिकथन ए कह रहा है 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। तो यह बात सही है, अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। कार्ड आर भी सही है, व्याख्या सही नहीं करता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नील विद्रोह 1859 बंगाल के किसानों का अंग्रेज बागान मालिकों के खिलाफ विरोध था। जमींदारों का अत्याचार अलग मुद्दा था और वह इस विद्रोह का मुख्य कारण नहीं था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान थी। एक कक्षा में छात्रों द्वारा दिए गए 3 कथन निम्नलिखित हैं। वह विकल्प चुने जो उसके जीवन और विचारों को दर्शाता हो। हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा है। पूना में विधवा गिरी की स्थापना की। स्त्री पुरुष के सामाजिक भेदों की निंदा करते हुए स्त्री पुरुष तुलनात्मक नामक पुस्तक लिखी। केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, ए और बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है पंडित रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान थी। एक कक्षा में छात्रों द्वारा दिए गए 3 कथन निम्नलिखित हैं। वह विकल्प चुने जो उनके जीवन और विचारों को दर्शाता है। हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा। तो यह बात जो है गलत होगा। पूना में विधवा गिरी की स्थापना की, यहाँ पर सही होगा। स्त्री पुरुष के सामाजिक भेदों की निंदा करते हुए स्त्री पुरुष तुलनात्मक नामक पुस्तक लिखी। तो यह भी कथन गलत होगा। स्त्री पुरुष तुलनात्मक नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ताराबाई शिंदे। तो वह है ताराबाई शिंदे। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ताराबाई शिंदे की पुस्तक है स्त्री पुरुषात्मक तुलना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल बी सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काश्तकार की चाबुक पुस्तक किसने लिखी? केशव चंद्र सेन, हेनरी डेरोजियो, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा राव फूले। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से काश्तकार की चाबुक पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा राव फूले। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ज्योतिबा राव फूले। काश्तकार की चाबुक यानी सेतक यार्चा आसूड ज्योतिबा राव फूले द्वारा 1883 में प्रकाशित भाषणों का संग्रह है जो किसानों के शोषण को उजागर करता है। ज्योतिबा राव फूले की पुस्तक है गुलामगिरी। काफ़ी बार पूछा गया है। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा राव फूले की है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। कथन ए कह रहा है उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। कथन बी कह रहा है कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, ए बी दोनों सत्य है, आर बी का कारण है, ए बी दोनों सत्य है, आर बी का कारण नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन से संबंधित क्वेश्चन लगभग यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है।
वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। कथन ए कह रहा है उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। यह कथन सही है। कथन बी कह रहा है कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। यह भी कथन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ए बी दोनों सत्य हैं। ए बी का कार्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने 4 वर्णों में बांटकर पदानुक्रम और भेदभाव स्थापित किया। इस व्यवस्था को कई लोगों ने अस्वीकार किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी आंदोलन पर दिए गए अभिकथन ए और कार्ड आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। कार्ड आर है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर नियंत्रण किए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और एक ही सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं और एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राष्ट्रवादी आंदोलन पर दिए गए अभिकथन ए और कार्ड आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। तो अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर नियंत्रण किए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। तो यह भी कार्ड आर भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ए और आर दोनों सत्य हैं और एक ही सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों में यह चेतना जागी कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और लोगों के जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। इसी चेतना में 1850 के बाद राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना को प्रेरित किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च। यहाँ पर जो है यह घटना है। यह घटना क्रमबद्ध रूप से बैठाना है। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया और इसका घोर विरोध हुआ था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 में। 1919 में। खिलाफत आंदोलन यह आया था 1920 में। खिलाफत आंदोलन चलाया गया था 1920 में। दांडी मार्च का आरंभ कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की यात्रा शुरू की गई थी, जिसमें नमक कानून तोड़ने का अधिकार था। तो यहाँ से चलिए क्रमबद्ध तरीके से बैठाते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 जो कि पहले स्थान पर आएगा। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन 1920, यहाँ पर सी होगा। साइमन कमीशन 1927 ए होगा। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 यहाँ पर डी है। किस ऑप्शन में दिया गया है क्रमबद्ध तरीके से? तो वह है ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीमल्लू की मृत्यु हुई? वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, वह भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे, वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, वह निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे थे। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीमल्लू की मृत्यु हुई? वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पोट्टी श्रीमल्लू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग की थी,
जिसके लिए उन्होंने आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हुई। 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू किया था और सबसे पहला राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य गठन कौन सा हुआ था? आंध्र प्रदेश 1952 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पढ़कर सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए कह रहा है बुद्ध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है। कारण आर है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? बुद्ध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है। तो यह बात सही है। कार्डार कह रहा है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। कार्डार भी सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं और एक ही सही व्याख्या करता है। सेशन क्लास क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।